हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फेरनेक्स के बारे में, एसोफेगस के बारे में। साथ में हम स्टमक को और पेंक्रियास जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो अगला पार्ट है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अभी जो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आएगा फेरनेक्स। उसके बाद हम एसोफेगस देखेंगे एंड फिर स्टमक देखेंगे। तो जो फेरनेक्स है, फेरनेक्स हम ये कहते हैं कि ये कॉमन पाथ होता है फूड के लिए भी एंड एयर के लिए भी। मतलब ये कि ये रिस्पायरेशन जो है ना उसके लिए भी यूज़ हो रहा है और साथ में जो है ना ये फूड के लिए भी यूज़ हो रहा है। सही है, ये इस तरह आप समझ लो, ये इस तरह एक कॉमन पाथ है। आगे से ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है टू में। ठीक है, अब ये जो है ना ये वाली, ठीक है, ये रिस्पायरेशन के लिए यूज़ हो रही होती है, ये वाली नाली जो होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं विंड पाइप। और जो ये वाली है, ठीक है, ये फूड के लिए यूज़ हो रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस। अब जो ये वाली है ना, ठीक है, ये ओपन आगे होगी लंग्स में, ठीक है, और जो ये वाली है ये जाके किस में होगी, ये स्टमक में ओपन होगी। तो इस तरह से ये क्या है, ये जो अगर फेरनेक्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये दोनों के लिए कॉमन है, एयर के लिए भी फूड के लिए भी। तो नेक्स्ट जो है हम इसकी फंक्शनिंग देखेंगे। तो जो इसका फंक्शन होता है, अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये क्या करेगा, ये एक पाथवे है जिसकी वजह से फूड जो होती है वो एंटर हो जाती है एसोफेगस के अंदर। एंड अगर हम इसका फंक्शन देते हैं रेस्पायरेशन के अंदर, तो रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ये क्या करता है, ये एक पाथवे है जो क्या करता है, जितनी भी एयर होती है, ठीक है, उसको ये सेंड कर देता है लेरनेक्स के अंदर, और लेरनेक्स से फिर वो ट्रैकियम में और फिर वो लंग्स में जो है ना इस तरह मूव कर जाती है। तो नेक्स्ट अभी हम जो है हम बात करेंगे एसोफेगस की। तो एसोफेगस होती है ना, ये फूड पाइप इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल आप ये समझ लो ना, जो विंड पाइप है ना, ठीक है, उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रही होती है। एंड 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। इसमें से जितनी भी फूड होती है वो मूव करके स्टमक के अंदर जाती है। अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें चीज़ें मूव कैसे कर रही हैं, किस तरह से जा रही हैं, तो वो आ जाती हैं इसकी मूवमेंट, जिनको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होती हैं। वो इस तरह से होती हैं कि यहाँ पे ना कुछ मसल्स जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और दूसरे होते हैं यहाँ पे सर्कुलर मसल्स। तो अब क्या होगा, उनकी जो है ना अल्टरनेटिवली उनकी मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से वो जो बोलस बना था, ठीक है, हम कहते हैं ना, जिस तरह ये हमारे पास थी फेरनेक्स। फेरनेक्स के बाद अब चीज़ जो है ना वो इंटर हो गई है इसके अंदर, एसोफेगस के अंदर। अब एसोफेगस ये जो है ना, ये एसोफेगस दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाली। अब इसमें क्या है कि दो तरह के मसल्स हैं, उनकी अल्टरनेटिव मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जो बोलस है वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, पहले बोलस यहाँ पे था, फिर बोलस यहाँ पे आया। मतलब जहाँ जहाँ से बोलस जाता है ना, तो उसके पीछे से जो है वहाँ पे क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए ना, ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि ये बोलस दोबारा मूव करके मुंह की तरफ ना जाए, बल्कि ये हमेशा जो है ना ये नीचे की तरफ जाए, स्टमक की तरफ जाए। ग्रेविटी का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। थोड़ी डिफिकल्टी ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी अगर आप मतलब सर अपने का नीचे है, टांगे आपके ऊपर है, ठीक है, ग्रेविटी चेंज आया हुआ है, तो उसके बावजूद भी क्या होगा कि जितना भी ये फूड की मूवमेंट है, ये जो है ये टूवर्ड द स्टमक की होगी, ये ऊपर मूव नहीं करेंगे। तो इस तरह ये देखें, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बिल्कुल स्टमक के करीब पहुँच गया। फिर यहाँ से आगे स्फिनेक्टर्स ओपन होंगे। स्फिनेक्टर्स आप ये कह सकते हो वॉल्व्स हैं, ठीक है, और उन वॉल्व्स के थ्रू क्या होगा कि वो चीज़ जो है इंटर हो जाएगी स्टमक के अंदर। तो अब यहाँ पे एक और अमेजिंग जो चीज़ है डिस्कस करने वाली, वो ये है कि जिस तरह ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मैंने आपको क्या बताया है कि जो फूड है, ठीक है, वो यूं इस तरह मूव करके आ रही है। एक होती है एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है, सम टाइम जो प्रेशर बनता है, ये स्फिनेक्टर है, अब ये समझ लीजिए, ये वाल्व है, इसके बाद स्टमक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सम टाइम क्या होता है कि इस वाल्व जो है ना, इसके ऊपर प्रेशर बनता है, स्टमक के अंदर जब प्रेशर बनता है ना, तो ये वाल्व ओपन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ें हैं स्टमक में से निकल के बाहर की तरफ मूव करती हैं, जिसको हम कहते हैं वॉमिटिंग हो गई है। तो वो कौन सी मूवमेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब जब इस तरफ मूव कर रही है ना, ठीक है, ये मैं आपको डिफरेंट कलर से बताती हूँ। जब फूड नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलस है ना, तो यहाँ से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि बोलस ऊपर ना मूव करे। लेकिन जब एंटी पेरिस्टाल्टिक होंगी तो ये चीज़ उल्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ से चीज़ अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो है ना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वो बोलस टाइप या लिक्विड टाइप जो है ना वो यहाँ पे होगा, ताकि वो पीछे मूव ना करे। और जो है ना स्टमक वो प्रेशर बनाएगा, वो प्रेशर बनाएगा और क्या करेगा कि इस चीज़ को उठा के मुँह में और मुँह के थ्रू बाहर, जिसको हम कहते हैं क्या हो गई है, वॉमिटिंग हो गई है।
अब हम देखेंगे यहाँ पे स्फिनेक्टर्स को, कि जो स्फिनेक्टर्स हैं वो क्या हैं। वो मैंने आपको बताया कि ये एक तरह के वाल्व्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को स्टॉप करते हैं बैकवर्ड मूवमेंट से। ठीक है, तो अभी हम जो है ना एसोफेगस की बात कर रहे हैं। तो एसोफेगस में क्या होते हैं कि इसी तरह के बहुत सारे स्फिनेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वॉल्व्स होते हैं ताकि फूड जो होती है वो बैकवर्ड मूव ना कर सके। और आप ये कह सकते हो ये वॉल्व्स किसके बने होते हैं, टू मस्कुलर रिंग्स जो है ना उनके बने हुए होते हैं। ठीक है, ये इनकी नॉर्मली काम क्या होता है, ये होते सर्कुलर मसल्स के हैं। और ये जो है ना ये कॉन्स्ट्रक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड मटेरियल है जो नीचे की तरफ आ रहा है, या लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव करके वापस नहीं जा सकता। ठीक है, वो जो मैंने मसल्स की कॉन्स्ट्रक्शन बताई है ना, वो इसी वजह से हो रही है। देन अभी जो है यहाँ पे क्या होता है कि इनके ना दो बेसिकली स्पिन एक्टर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक जो स्पिन एक्टर होता है इस तरह से, अगर ये है ना, तो एक स्पिन एक्टर जो है ना वो यहाँ प्रेजेंट होगा रिंग शेप में। ठीक है, और एक जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसका क्या काम है, वो क्या करेगा, फूड को वापस नहीं जाने देगा कि वो दोबारा जो है ना फेयरनेस के अंदर जाए और दोबारा से माउथ में जाके, ठीक है, और बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। लेकिन जो ये वाला स्पिन एक्टर है ना, ठीक है, ये जो स्टोमिक के अंदर एसिडिक फूड है, आपको पता है जो स्टोमिक होता है ना उसके अंदर HCl होता है। ठीक है, HCl जो है ना हम ये कहते हैं कि उसकी जो pH है वो 0 होती है। ठीक है, एंड लेकिन अगर यहाँ पे फूड भी मिक्स है तो फिर उसकी जो pH होती है वो 2 तक होती है। स्टोमिक की pH 2 तक होती है और वो सारा एसिडिक मटेरियल होता है। उसने बहुत सारे काम करने होते हैं, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी स्टोमिक के अंदर कि उसने कौन कौन से काम करने होते हैं, वो क्यों वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अगर वो सारी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब वो फूड ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जो होता है ना स्टमक, ठीक है, ये इस तरह से है, अगर ये स्टमक है तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे तो एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है ना स्टमक की लेयर्स जो होती हैं, ठीक है, इनको कोई नुकसान नहीं होता उस एसिड की वजह से। लेकिन अगर ये जो एसिड है ये चला जाए एसोफेगस के अंदर, तो वहाँ पे क्या होती है, वो जलन स्टार्ट हो जाती है, एसोफेगस जल जाती है। ठीक है, जैसे तेज़ाब कहीं पे किसी जगह पड़ जाए तो वो जल जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह ये जल जाती है। हम कहते हैं कि हमें जो है ना वो हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है, हमारा वो सीना जल रहा है, और ये इस तरह से ये अल्सर वगैरह हो रहे हैं, या ये हमारी जो फूड पाइप है इसमें ज़ख्म हो गए हैं, ये इसी वजह से होते हैं कि अगर ये स्फिनेक्टर जो है ये सही से काम ना करे, जितना भी एसिड है वो मूव कर जाए एसोफेगस के अंदर, तो फिर ये सारी जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस वजह से स्फिनेक्टर्स अल्लाह ने बनाए हुए हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है कि फूड वहाँ पे स्टॉप हो जाती है और वो ऊपर मूव करके नहीं जाती, और ये स्पेसिफिक कंडीशन में मूव करती है ऊपर, वो भी जो वॉमिटिंग वगैरह हो, कोई डायरिया वगैरह हो गया आपको, ठीक है, वॉमिटिंग हो रही है, तब जो है ना ये चीज़ ऐसे होगी, या कोई और अल्लाह ना करे कोई बीमारी लगी, कोई डिजीज़ हो रही है, तब ये चीज़ें जो है ना ऊपर मूव करेंगी और एसोफेगस जो है उसको प्रॉब्लम होगी। अब ओवरऑल जो सारा फंक्शन है वो किस तरह से हो गया है, कि सबसे पहले तो जो बोलस है ना उसकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, बोलस क्या होता है, बोलस एक राउंडेड, आप ये कह सकते हो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये किस तरह से बना है कि जो फूड मटेरियल है उसको टीथ ने क्या किया था, ग्राइंड किया था, जितना भी था, अगर सॉलिड मटेरियल था उसको ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर बहुत सारा म्यूकस ऐड कर दिया है, बहुत सारा लिक्विड ऐड कर दिया है। ठीक है, एंड वो सेमी डाइजेस्टेड फूड भी है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अच्छी खासी जो फॉर्म में ना उधर माउथ के अंदर डाइजेस्ट हो चुके हैं, वहाँ पे एंजाइम्स मौजूद थे, एमाइलेज वगैरह थे। ठीक है, तो अब ये जो बोलस है, ये बोलस बना सबसे पहले, उसके बाद उसकी स्वॉलिंग हो गई है। ठीक है, मतलब आगे की तरफ उसने जाना है, तो वो किस तरह माउथ में गया, माउथ से पीछे अब जो ज़बान थी, ठीक है, जो टंग थी, उसने क्या किया, उसको रोल किया, बोलस को रोल करके उसने पीछे फेंका, फिर वो फेरनेस में से गुजरा, फिर एसोफेगस में हमने देखा है कि किस तरह वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हुई हैं, या पुरपुलजन मूवमेंट भी उनको बोलते हैं, किस तरह वो मूवमेंट हुई है, किस तरह वो सारी चीज़ जो है वो एसोफेगस के अंदर मूव की है। फिर हमने ये भी देखा है कि आगे स्फिनेक्टर जो थे उनकी किस तरह उन्होंने रोल प्ले किया है, किस तरह से उन्होंने फूड को सेफ एंड साउंड पहुंचाया है स्टोमक के अंदर। ठीक है, तो अब जो स्टोमक के अंदर पहुंच गए हैं, तो वही स्फिनेक्टर का अगर हम बात करते हैं, तो अब वो क्या कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्स है ना दोबारा मूव करके वापस जाना, उसको रोक लेते हैं। ठीक है, और उनका मेन मकसद क्या होता है, एसोफेगस को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वही जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, जो HCl है स्टोमक के अंदर, अगर वो जाता है एसोफेगस के अंदर तो एसोफेगस जो है वो जल जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होते हैं कि ये स्फिनेक्टर्स जो है ना ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोमक के बारे में। ठीक है, पहले फेरनेक्स पढ़ी है, फिर एसोफेगस, अब हम देखेंगे स्टोमक, स्टोमक किस तरह से होता है। तो जो स्टोमक है इसकी सबसे पहले अगर लोकेशन देखी जाए तो वो एब्डोमेन में होती है। ठीक है, एब्डोमेन के ऊपर वाली साइड पे आप ये कह सकते हो कि जो लास्ट वाली 2 रिब्स होती हैं ना, ठीक है, उनके दरमियान में ना सेंटर में ये आ रहा होता है। ठीक है, मतलब यूँ इस तरह एसोफेगस आई, ठीक है, एंड फिर यहाँ से जो है ना यूँ इस तरह से ये स्टोमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड ये इस तरह ना ऊपर पसलियाँ चल रही होती हैं, जो लास्ट 22 होती है ना, ठीक है,
उनके दरमियान में सेंटर में जो है ना ये आ रही होती है। एंड एसोफेगस आपको पता है कि ये किसके पीछे चल रही होती है, जो विंड पाइप है उसके पीछे पीछे जो है ना ये मूव कर रही होती है। ठीक है, तो देन अब क्या सारा फंक्शन है, अब ये क्या है, ये एक सैक लाइक बॉडी है। ठीक है, और मस्कुलर बॉडी है। इसके अंदर क्या होती है, फूड स्टोर होती है और मज़ीद ग्राइंड होती है, मस्टिकेट होती है, उसके अंदर मतलब मिक्सअप हो जाती है। उसके अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो रही होती हैं, उसके अंदर HCl मिक्स किया जा रहा होता है। बाकी इसकी फंक्शनिंग फर्दर हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये एंड ऑफ जो है ना, ठीक है, एसोफेगस, ये एसोफेगस है ना, इसके एंड पे जो है ना ये स्टमक प्रेजेंट होता है। ये इस तरह से, ठीक है। ये जो है ना एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये देखें, ये अब रिब्स आ रही है ना इधर, ठीक है, तो ये दोनों तरफ से जो रिब्स हैं उनके दरमियान में जो है ना सेंटर में ये आ रहा है, और स्टर्नम के नीचे होता है, एंड जो हमारे पास आ जाता है लिवर। ठीक है, ये लिवर के नीचे धंसा होता है। अगर आपने इसको वैसे ना ह्यूमन बॉडी को खोल के देख रहे हैं तो ये आपको नज़र जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा माइनस आएगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि लिवर एक साइड से, लिवर ने इसको कवर किया होता है। ठीक है, उधर से जो है ना रिब्स जो होती हैं उन्होंने इसको कवर किया होता है, स्टमक पूरा का पूरा। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे वो ये है हमारे पास कि इसकी जो ये शेप, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये अच्छी खासी हैवी बॉडी होती है। ठीक है, एंड इसके जो है ना कुछ आप ये समझ लो लोब्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास आ जाते हैं लंग्स हैं उसके लोब्स हैं, जिस तरह हम लिवर के लोब्स पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह इसके भी जो है ना कुछ लोब्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ये देखें, ये हमारे पास एसोफेगस आ गई थी, उसके बाद जो है ना स्फिनेक्टर आया था। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रो एसोफेगल जंक्शन कह रहे हैं। जंक्शन मतलब दो चीज़ों को मिलाने वाली। एसो भी, इसको गैस्ट्रो कह दिया और एसो भी कह दिया है। गैस्ट्रो मीन ये स्टमक के सारा बात कर रहा है, और एसो मीन मतलब ये एसोफेगस की बात कर रहा है। अब यहाँ पे फंडस है, एक तो इसका कार्डिक जो पार्ट है वो भी मौजूद है, ये इसकी पूरी की पूरी बॉडी है, और ये एंट्रियम, और ये जितना जो इसका लास्ट वाला जो है ना स्पिनेक्टर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेलोरस कहते हैं। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन भी फर्दर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो जो उसका पहला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनम, तो वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और ये इसका जो है ना ये ग्रेटर वाला पार्ट होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर एंड साथ में उसके स्फिनेक्टर्स जो है ना उनके बारे में देखेंगे कि उनके किस तरह, उनके नेम कौन से हैं, ठीक है, और किस तरह वो वर्क कर रहे होते हैं। तो जो स्टमक है वो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि वो पोस्ट लाइक है, मस्कुलर ऑर्गन है, स्टोरेज ऑर्गन है, फूड को स्टोर कर रहा है, और थोड़ा थोड़ा करके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना उसके स्फिनेक्टर्स जो हैं वो 2 थे। ठीक है, अगर जो है ना इस तरह स्टमक है तो एक उसका स्फिनेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, और दूसरा स्फिनेक्टर जो है ना वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक उसको एसोफेगस के साथ जोड़ा है, दूसरा उसको ड्यूडिनम के साथ जोड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनको ना नेम देते हैं। ये वाला जो है ना, ठीक है, इसको कहते हैं, ये क्या है, ये कार्डिक स्फिनेक्टर है, क्योंकि ये एसोफेगस के साथ इसको जोड़ा होता है स्टमक को। और दूसरा जो है ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये पेलोरिक है, क्योंकि ये इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है ना वो जोड़ा होता है। ठीक है, और इनके जो है ना मतलब इनको नाम क्या दिए, क्यों दिए गए, क्योंकि इनके जो लोब्स हैं, ठीक है, स्टमक के, उसकी बेस पे इनको नाम दिए गए। मैंने आपको ऊपर स्ट्रक्चर में दिखाया है ना कार्डिक लोब, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया था, कार्डिक स्फिनेक्टर, क्योंकि ये उसके आसपास करीब करीब था। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम जो है ना रग को देखेंगे कि रग क्या होती है। आप ये समझो कि जो स्टमक है ना उसकी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, वो क्या हो रही हैं, वो फोल्ड हो रही हैं। ठीक है, फोल्ड होने, इस तरह फोल्ड जब होंगी ना, ठीक है, तो वो थिक हो जाएंगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, सरफेस एरिया लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे सिक्रीशंस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, डाइजेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, और एब्जॉर्प्शन भी समहाउ होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हम कहते हैं पेप्सिनोजेन, पेप्सिन, और ये सारा कुछ प्रोटीएजेज की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो जो प्रोटीएजेज हैं ये क्या कर रहे होते हैं, जो बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं ना प्रोटीन्स की, उनको ब्रेक कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि कुछ लेवल के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वहाँ पे स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब भी होते हैं, कुछ लेवल की डाइजेशन भी होती है, बाकी जो उसके अंदर मिक्सिंग हो रही होती है, केमिकल मिक्सिंग है या फिर मैकेनिकल मिक्सिंग है, वो सारा कुछ भी वहाँ पे चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो रग है ना, ये इस चीज़ को बोल रहे हैं, फोल्डिंग को बोल रहे हैं, थिकनेस को बोल रहे हैं, स्टमक की जो थिकनेस है ना उसको। नेक्स्ट जो है हम क्या देखेंगे, स्टमक के जो फंक्शंस है ना उनको डिस्कस करेंगे कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो फंक्शन में सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस मतलब आप समझो प्रोटीन से निकला है। प्रोटीन को ब्रेक करने वाला जो एंजाइम होता है ना उसको हम प्रोटीएज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे लेवल की प्रोटीन्स आ रही हैं, बहुत सारी क्वालिटी की आ रही हैं, इस वजह से हम इनको कह रहे हैं प्रोटीएजेस कह रहे हैं। आपको पता है प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन जो है ना ये लॉन्ग चेन्स होती हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है ना वो यून लगे होते हैं, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में। ठीक है,
तो जब इतने ज़्यादा अमीनो एसिड लग गए हैं, इतनी हैवी मॉलिक्यूल है प्रोटीन, अब क्या करना है कि इसको ब्रेक करेंगे। पहले इसको स्मॉलर में चेन्स में ब्रेक कर लेंगे, फिर करते करते जब ये स्मॉलर इंटेस्टाइन तक पहुँचेगी ना, तो फिर ये एक एक अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ना आप ये समझ लो, ये जो है ना, ये सारी क्या है, ये छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं। तो ये अमीनो एसिड जो है ना, इस तरह से ब्रेक हो जाएंगे और फिर बॉडी इनको यूज़ करेगी और अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन बना लेगी। ठीक है, जो बाहर से आई है उसको ब्रेक करके उसके अमीनो एसिड निकाल लिए हैं। अब उन्हीं अमीनो एसिड को यानी एज अ रेजिड्यूज एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा और आगे से बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होंगी, प्रोटीन्स जो हैं वो बनाई जाएंगी। इस तरह प्रोटीन्स होती हैं, इनको ब्रेक किया जाता है और यहाँ पे प्रोटीएसेस एंजाइम्स जो है ना वो लग रहे होते हैं। और प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम जो है ना वो हमारे पास कौन से आ जाते हैं, पेप्सिन वगैरह जो है ना वो आ जाते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना इसमें देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो भी आ रहा है। पहले प्रोटीएसेस एंजाइम आए, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा, HCl जिसको बोल रहे हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह को मार देगा, जितनी जरासीम वगैरह आ रहे हैं ना बॉडी के अंदर उन सबको ये किल करेगा। और पीएच जो होती है ना वो भी इसने 2 मेंटेन करके रखनी है। वैसे अगर HCl की पीएच देखी जाए तो वो हमारे पास आती है 0, लेकिन स्टमक में फूड भी है, बाकी भी चीज़ें हैं, एंजाइम्स भी है, इस वजह से वहाँ पे इसकी जो पीएच है ना ओवरऑल मतलब स्टमक की जो पीएच मेंटेन करके रखता है, वो स्टमक की पीएच 2 मेंटेन करके रख रहा है, लेकिन इसकी अपनी जो पीएच है ना वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा चरण चीज़ें हो रही हैं, मीन्स के कुटाई हो रही है उनकी। जिस तरह हम किसी चीज़ को पीसते नहीं हैं तो बिल्कुल स्टमक के अंदर सारी चीज़ें पिस रही होती हैं, क्योंकि जो स्टमक है उसकी अपनी भी मसल्स हैं। ठीक है, हमने ऊपर फोल्डिंग रग भी पड़ी है, तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है और उस कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो मसल्स हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से जितनी भी जो फूड होती है वो चर्न होती है, पिस जाती है। ठीक है, और इसको भी हम पेरिस्टालसिस एक हाउ कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। तो कुछ लेवल की यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो रहे होते हैं स्टमक के अंदर। देन हम गैस्ट्रिक जूस पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, गैस्ट्रिक एसिड आता है। ठीक है, गैस्ट्रिक की जब भी बात होगी ना तो आपके जहन में फ़ौरन स्टमक आना चाहिए। ठीक है, जो कोई भी मेडिसन है, कोई भी मेडिसन आप ले लो, ठीक है, मतलब स्टमक की होती है, मैदे की दवाई कुछ भी, बहुत सारी घर में हर इंसान को मैदे का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप जैसे ही देखोगे तो उसके ऊपर गैस्ट्रिक लिखा होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक मीन स्टमक, वो दवाई जो है ना वो स्टमक की है। ठीक है, जहाँ भी आप गैस्ट्रिक वर्ड देखो। खैर, गैस्ट्रिक जो है जूस, उसके बारे में देखेंगे कि उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। उसमें HCl भी होता है, उसमें पोटाशियम क्लोराइड होता है, उसमें NaCl भी होता है। ठीक है, अब इसका बेसिक रोल क्या होता है, प्रोटीन की डाइजेशन में होता है। ठीक है, उन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट करना इसका बेसिक मकसद होता है, क्योंकि वो एंजाइम जो होते हैं वो हाई पीएच पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो पीएच कितनी होती है, वो बहुत एसिडिक होती है। ठीक है, 2 pH जो मैंने पहले बात की है। ठीक है, स्टमक की 2 pH होती है, वहाँ पे ये एंजाइम प्रोटीएसेस काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन जो होती हैं वो ब्रेक होती हैं और वो ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास होगी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसके बाद वो क्या होंगी, वो चेन्स में इस तरह टूट जाएगी और फिर चेन से क्या आ जाएंगी, अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाएंगी। तो ये सारा काम कहाँ पे हो रहा होगा, ये स्टमक के अंदर हो रहा होगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये उन प्रोटीएजेस की वजह से हो रहा है और उस पीएच की वजह से हो रहा है जो वहाँ पे मेंटेन करके रखी गई है। नेक्स्ट हम, तो अब हम देखेंगे गैस्ट्रिक। ठीक है, गैस्ट्रिक में क्या है कि जितने भी स्टमक है, स्टमक के अंदर जितने सेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से सेल कौन सा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक सिक्रीटरी सेल्स हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे चीफ सेल्स। तो जो चीफ सेल्स हैं उनका मेन काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन को। ठीक है, वो इनएक्टिव होता है और जब ये एक्टिव होता है तो ये पेप्सिन की फॉर्म में एक्टिव होता है और फिर प्रोटीएसेस काम करते हैं 2 pH पे एंड देन जो प्रोटीन्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, चेन्स में एंड देन अमीनो एसिड में। ये सारा चीफ सेल का काम होता है। चीफ सेल मेन जो चीज़ सिक्रीट कर रहे हैं, जो रिलीज़ कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास आ जाती है पेप्सिनोजेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिटल सेल की। पेरिटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को कर रहे होते हैं। ठीक है, सिक्रीट करते हैं। HCl आपको पता है ये पीएच को मेंटेन करके रखता है ताकि एंजाइम अपना काम कर सकें। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं ये क्या करेंगे, जो बी होता है ना, B12, उसको एब्जॉर्ब करने में जो है ना हेल्प कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे म्यूकस सेल की। तो जो म्यूकस सेल होते हैं ये क्या करते हैं, इनकी बेसिक काम होता है कि जो स्टमक है ना उसको बचा के रखना है। ठीक है, इसके जो HCl है वो क्या करे, वो वहाँ पे स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको ख़राब ना कर दे, वहाँ पे अल्सर ना बना दे। तो अब यहाँ पे एक और बेसिक चीज़ आ जाती है कि जो स्टमक है, समटाइम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी फूड खा लेते हैं। ठीक है, जैसे समोसे पकौड़े ज़्यादा खा लिए हैं, दही चटनी वगैरह ज़्यादा खा ली है, उससे क्या होगा कि वो जो चीज़ होगी ना, ठीक है, वो बहुत मिर्चों मसाले वाली होगी। ठीक है, तो
उस मिर्चों मसाले वाली चीज़ की वजह से क्या होता है कि वो जो म्यूकस की जो लेयर होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही आप समझ लो, फॉर एग्जाम्पल ये स्टमक है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टमक में क्या किया है कि हमने मिर्ची मसाले वाली चीज़ें खा ली हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह की मिर्ची मसाले वाली चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। और जो इसकी लेयर है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ये इसकी म्यूकस की लेयर है। अब मिर्ची मसाले वाली चीज़ें हैं, जब वो यहाँ पे ना इंटरेक्ट करेंगी ना इसके साथ, तो ये जो लेयर है ना ये थोड़ी-सी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जब ख़राब होगी तो ये जो स्टमक की अपनी लेयर है वो क्या होगी, वो सामने एक्सपोज़ हो जाएगी और उसकी वज़ह से क्या हो जाएगा, अल्सर हो जाएँगे, ज़ख्म हो जाएँगे। तभी कहा जाता है कि आप जो है ना ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। एंड अगर आपको हार्ट बर्न हो रहा है या किसी वजह से कोई जलन वगैरह हो रही है, तो देन आपको क्या करना चाहिए कि आप जो है ना मिल्क पिएँ, ठीक है। होता है ना रात को जब सो रहे होते हैं तो उस वक़्त क्या होता है कि सीने में जलन शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप कोई ऐसी फूड खा चुके होते हो, कोई ऐसी ना मसाले वाली चीज़ें खा चुके होते हो। तो फिर क्या करना चाहिए, अगर आप रात को ना उठ के ठंडा-ठंडा दूध पी लें तो फिर क्या होगा कि वो जो जलन वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है और उससे आपके स्टमक को जो है ना वो फ़ायदा होगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसा करो, अपना जो सराहना है ना, ठीक है, वो डबल सराहना रख लो। जब आपको लग रहा है कि आपको हार्ट बर्न की शिकायत हो रही है या इस तरह कुछ, आप अपना मतलब सराहना ऊँचा रखो। उससे क्या होगा कि वो जो उनकी मूवमेंट है ना वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। इस तरह आपको हार्ट बर्न जो है वो ज़्यादा स्टार्ट नहीं होगा। खैर, आगे हम देखेंगे जी सेल्स के बारे में। तो जो जी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रेन। और इसका सारा काम होता है कि ये क्या करता है, जितने भी पेरिटल सेल्स हैं, ठीक है, पेरिटल आप समझ लो साइड वाले, ठीक है, और ओवरऑल जितना भी गैस्ट्रिक काम हो रहा था ना वो सारा ये कर रहा होता है हार्मोन। और ये सिक्रीट कहाँ से होता है, जी सेल्स से जो है ना वो सिक्रीट होता है। नेक्स्ट जो है हम इसकी ब्लड सप्लाई देख लेंगे। तो ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे कुछ आर्टरीज़ हैं, लेफ़्ट आर्टरी, राइट आर्टरी और गैस्ट्रिक आर्टरीज़, वो सारी आ रही हैं, वो उसको ब्लड जो है ना वो सप्लाई करके जा रही है स्टमक को, ठीक है। आप ये समझ लें उनके जो प्लेक्सेस हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं स्टमक के ऊपर और वो उसको क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर हम ना मतलब वापसी वाली बात करें, यहाँ आर्टरी से तो ब्लड आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो गैस्ट्रिक वेन के थ्रू जो है ना वो वहाँ से जो है मूव आउट कर जाता है, ठीक है। मतलब ये कि जो ब्लड आ रहा है वो आर्टरी से आएगा और जो वापस जा रहा है वो गैस्ट्रिक वेन से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो पेंक्रियाज जो है इसको डिस्कस करते हैं। पेंक्रियाज भी मैं आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसको इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, ठीक है। एंड अगर इस ये ना हो ना या इसकी कोई एक दो सेल्स ख़राब हो जाएं तो ओवरऑल बहुत सारी डिजीज़ काज हो जाती हैं, जो कि आजकल हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है बहुत सारे लोगों को है। जैसे कि हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा सेल्स होते हैं और उनकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो सारी काज हो रही होती है अगर वो काम ना करें तो, ठीक है। चाहे वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो ये सारा काम जो है ना ये इधर पेंक्रियाज में चल रहा होता है। ये सारा जितने भी पेशेंट्स हैं इनका क्या है, बेसिकली ये पेंक्रियाज होता है, वही डिस्टर्ब होता है, वही ख़राब होता है। खैर, अभी हमने यहाँ पे पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पढ़ना है ना, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें पेंक्रियाज का ओवरऑल जो रोल है वो क्या है और वो किस तरह से काम कर रहा है, कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। ये वाइड ऑर्गन है जो क्या है कि जो एक्सोक्राइन भी है एंड एंडोक्राइन भी है। ये अपनी जितनी भी जो सिक्रीशंस होती हैं ये एक डक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये एंडोक्राइन है, मतलब एक चीज़ के अंदर पैक करके चीज़ों को भेज रहा है। और अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन की, मतलब ऐसे ही ब्लड के अंदर चले जानी चीज़ें, तो वो क्या है, वो जो जितनी इंसुलिन बन रही होती है, ग्लूकागोन बन रहा होता है, जो हार्मोन्स बन रहे होते हैं बीटा सेल्स के अंदर और अल्फा सेल्स के अंदर, वो भी सारा काम इसी के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एज इट उनको जो है ना ब्लड के अंदर पोर कर देता है। तो वो क्या है, वो इस तरह एक्सोक्राइन भी आ जाता है बीच में। खैर, तो अभी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो है ना इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी लोकेशन जो होती है वो स्टमक के बिल्कुल पीछे होती है, ठीक है। ये हमें वैसे नज़र नहीं आता, अगर हम स्टमक ऊपर से उठा लें तो फिर नीचे हमें ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो है ना कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसकी लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर से 6 इंच तक होती है। तो वही जो मैंने आपसे बात की है कि ये इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लूकागोन भी प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा जो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये यहाँ पे ना सोमैटोस्टैटिन जो है वो प्रोड्यूस करेगा और साथ में हमारे जो है ना पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइटिक जो है ना ये हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड वाला जो हार्मोन है इसका मेन फंक्शन को देख के ना, इसका नाम सुन के हमें लग रहा होता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कब किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं ना, ठीक है, इस तरह बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये पूरी एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पूरी चेन है, ठीक है, अमाइनो एसिड की, इसको पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं।
तो अब क्या होगा इसका मेन फंक्शन, इसने भी आगे प्रोटीन की जो चेन पीछे रह गई थी ना स्टमक के अंदर, कुछ बच गई थी, अब ये उनको ब्रेक करेगा जाके। एंड वही इसकी लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर से और 6 इंच तक जो है ना वो इसकी हो सकती है। नेक्स्ट हम इसके जो है ना कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे एंड इसकी लोकेशन ही देखेंगे। स्टमक है ना, तो यहाँ पे आपको ये पेंक्रियाज नज़र नहीं आ रहा। पेंक्रियाज होता है वो उसके पीछे छुपा हुआ होता है, ठीक है। ये इस तरह का ये येलोइश होता है एंड पत्ते की तरह का होता है, जिस तरह पत्ते नहीं होते, लीव्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। यूँ इस तरह इसकी ना बहुत सारी वेन्स वगैरह जो है इस तरह निकली हुई होती हैं। तो ये हमें दिखने में जो है ना ये थोड़ा सा ऐसे ना लीफ की तरह लग रहा होता है। एंड नेक्स्ट हम इसकी कुछ इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में टेल भी है, ठीक है। जो इसका नैरो पोर्शन है उसको टेल बोल रहे हैं, दरमियान ब्रॉडर पोर्शन को बॉडी बोल रहे हैं, साथ में इसकी नेक और ये हेड, और यहाँ पे हम कहते हैं ये क्या है, यूनिसेट प्रोसेस जो है ना ये भी है, जिसकी वजह से ये बॉडी के साथ अटैच हुआ होता है। तो अभी कुछ हम इसकी जो है ना इसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड साथ में इसकी जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें ये चीज़ आ जाती है, इसकी नेक है, इसकी बॉडी है, इसकी टेल है, ठीक है। ये इतने सेंटीमीटर जो है ना वो लंबा है, इतने सेंटीमीटर चौड़ा है। तो वही सारी बातें जो है ना वो इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। और जो इसकी टेल होती है ना वो आगे मतलब किसके साथ अटैच हुई होती है, वो स्प्लीन के साथ अटैच हुई होती है। अब स्प्लीन जो है ये भी एक, आप कह सकते हो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है। तो खैर ये जितना भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो है ना स्प्लीन का रोल होता है। और बेसिकली ये क्या कर रही होती है, ये बॉडी के जितने बैक्टीरिया वगैरह या इन ये चीज़ें जो होती हैं ना उनको वहाँ से कंट्रोल कर रही होती है, उनको ख़त्म कर रही होती है। ये मतलब बॉडी की प्रोटेक्शन में इसका रोल होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। जिस तरह ये हमने पढ़ा नहीं है उसमें माउथ के अंदर हमने वो पढ़े थे टॉन्सिल्स जो है ना उनके बारे में पढ़ा था। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो टॉन्सिल्स होते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये स्प्लीन भी होती है। ये आप यही कह सकते हो कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम में आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है। खैर अभी हम इसके कुछ फंक्शंस जो है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पेंक्रियाज के फंक्शन जो है वो कौन से होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे पास आ रही है शुगर के बारे में, ब्लड शुगर के बारे में। मैंने आपको क्या कहा था, इसके अंदर बीटा सेल्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर अल्फा सेल्स हैं। बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इंसुलिन, इंसुलिन जाती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर जाके वो क्या करती है, जितना भी ओवरऑल जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना उसको क्या करती है, वो कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, ग्लाइकोजन में या इस तरह ना, ताकि वो ज़्यादा जो है वो स्टोर फिर हो जाए। एंड सम टाइम जब ग्लूकोज नहीं होता ब्लड के अंदर, तो फिर उसी ग्लाइकोजन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर। तो वो कन्वर्जन जो कर रहा होता है हार्मोन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्लूकागोन कहते हैं। और ग्लूकागोन जो है वो कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, वो हो रहा होता है अल्फा सेल से, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये इसके फंक्शन होते हैं। वे ओवरऑल हम कहें ना तो ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करना है इसका काम है, ठीक है। तो शुगर कंट्रोल करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, वही मेटाबॉलिज्म ही आ गई ना बीच में, कभी ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है तो कभी वो ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एंड ओवरऑल आगे हम अगर मेटाबॉलिज्म देखें तो वही जो प्रोटीएजेस का काम कर रहा है, ठीक है, वो जो सारे अमीनो एसिड्स को ब्रेक करना है या फिर जितनी वो चेन्स हैं उनकी उनको ब्रेक कर रहा है, तो ये सारा काम वहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये अल्फा सेल्स आ गए, ये बीटा आ गए, और इसके अलावा डेल्टा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये सोमेटोस्टेटिन जो है ना उसको कर रहे होते हैं रिलीज़। और इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये है कि ये क्या करेंगे, इनको स्टॉप कर रहे होंगे इनकी सिक्रीशंस को, ठीक है। गैमा सेल्स भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और जो पैंक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं ना उनको पैंक्रियाटिक आइसोलेट भी जो है ना वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिक्रीट कर रहा है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो गैमा सेल है। नेक्स्ट हम इसकी ब्लड सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो जो सुपीरियर है, ठीक है, मोनेस्ट्रिक आर्टरी जो है वो और स्प्लेटिक आर्टरी ये ब्लड लेके आ रही होती हैं इसके पास, और जो यहाँ से लेके जा रही हैं तो वही बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ वेन्स है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ओवरऑल है वो आर्टरीज ही लेके आ रही हैं, ठीक है। एंड जो वापस लेके जा रही हैं वो वेन्स ही लेके जा रही हैं। तो सेम ऐसे ही जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, लिवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, वो सारा कुछ वो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करना है।